मेरी जो सिस्टर है सर वो टेकनपुर रहती थी। तो सर टेकनपुर में ही सर एक बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर करके है। तो सर वहां पर मेरा सिविलियन कोटा के थ्रू एडमिशन हो गया था। उसका एक रिटन टेस्ट होता है जो सर मैंने क्वालिफाई किया था। देन सर 6 से लेकर 12 तक मैंने बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी स्कूलिंग पूरी की। और सर जब मेरी स्कूलिंग पूरी हुई देन सर मैंने, वैसे तो मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था, बट सर मैंने जानबूझ के सर बीए से अपनी ग्रेजुएशन इसलिए की क्योंकि सर उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो मैं अपने बाकी ये जो एग्जाम्स वगैरह हैं सीडीएस, इन पे ज़्यादा अपना ध्यान दे पाऊंगा। एक बात बताइए मुझे, क्या सबसे पहला सपना ही आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना था? नहीं सर। या फिर कुछ और था? सर सबसे पहला सपना मेरा लेफ्टिनेंट बनना था। अच्छा। कि यार मेरे को लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर या सब लेफ्टिनेंट नेवी में, सर मेरे को इनमें से कुछ पद चाहिए। क्योंकि सर हमारे यहाँ पे ये रहता है, जैसे मैं सर भिंड से आता हूँ, तो सर भिंड में बहुत से बच्चे हैं वहाँ पे, तो सर के जैसे ही 10th हुई वैसे ही वो भागने लगते हैं कि बस दूध पियो और भागो, और सर वो जो रैली भर्ती होती है आर्मी की वो निकालो। तो सर मेरा ये था, बट मेरे को ये था क्योंकि मैं थोड़ा सा सर मतलब एबव एवरेज स्टूडेंट था, तो जिस वजह से मेरे को पता था कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो सर मैं ये एनडीए और सीडीएस इस वाले एग्जाम्स की तरफ सर मेरा ज्यादा अट्रैक्शन था, तो सर मैंने उन्हीं के लिए अपनी प्रिपरेशन करना कब से इनकी तैयारी शुरू की थी आपने? सर तैयारी मैं वैसे तो 2019 में मैं पास आउट हुआ, वैसे ही सर मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी करने लगा था। बट सर मैंने एनडीए का फॉर्म भी नहीं भरा। फॉर्म सर इसलिए नहीं भरा क्योंकि मेरे को इतना डर लगता था कि यार ये इतने बड़े एग्जाम ही मेरे लिए बने ही नहीं है। तो सर मैंने छोटे छोटे एग्जाम से स्टार्ट किया सर। देन वो जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के एग्जाम होते थे सर, मैंने वो वाले एग्जाम दिए। देन सर वो भी नहीं निकले। वो सर एक बार जब निकला तो वो अग्निवीर आ गया, दूसरी बार दिया तो वो रिजल्ट नहीं आया। सर इस वे में सर तो मतलब झटके लगते गए हैं सर मेरे को पूरे रास्ते में। अच्छा, कई बार असफलताएं मिली हैं लेकिन उसके बाद भी आप हिम्मत नहीं हारे। 12 बार आप सीडीएस में डिस्क्वालीफाई हो गए। यस सर। और उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप तैयारी करते रहे। लेकिन आज के समय जो बच्चे हैं, 1 या 2 पेपर में कम नंबर आ जाए या हार जाएं या कहीं से कहीं फेल हो जाए वहाँ पे, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है? सर मैं बच्चों को यही कहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले अपना सेंस ऑफ पर्पस को देखो भाई, कि तुम्हारा सेंस ऑफ पर्पस क्या है। उस सेंस ऑफ पर्पस को हाई करने की सोचो कि भाई मेरा ये गोल है। और वो गोल सर, नौकरी लगना सर बहुत छोटी सी चीज है सर, कि नौकरी लग गई हमारा गोल पूरा हो गया। सर मैं वो नहीं मानता सर। अपना सेंस ऑफ पर्पस नहीं मानते क्योंकि आज आपकी नौकरी लग चुकी है। मुझे लगता है जब आपकी सीएचएसएल की पहली नौकरी नहीं लगी होती तो शायद नौकरी बहुत बड़ी चीज होती। सर नौकरी बड़ी चीज है। हाँ। सर मैं मानता हूँ नौकरी बड़ी चीज है, बट सर बात यह है कि नौकरी हम कर किस लिए रहे हैं। नौकरी सर हम कर तो इसलिए रहे हैं ना कि हमारे माँ बाप खुश रहें, हमने जो सपने देखे हैं वो पूरे हों। वो ऑटोमेटिकली किससे होंगे? नौकरी से ही तो सर पूरे होंगे। तो सर वो सेंस ऑफ पर्पस अपना माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर मेरा ये सेंस ऑफ पर्पस है और मेरे को इस सेंस ऑफ पर्पस के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि सर मेहनत तो हम करते हैं। तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि जो मेरा खुशियां हैं, जो एट द एंड में जो मुझे पाना है वो मायने रखिए। उस महीने में नौकरी कौन सी है, क्या है, वो एक नौकरी एक माध्यम हो सकता है सर, माध्यम हो सकता है, लेकिन नौकरी ही सब कुछ है ये जरूरी नहीं। परफेक्ट है। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जब आपने तैयारी शुरू की थी सीडीएस की, तो सीडीएस में इतनी सारी असफलताएं मिली, उसके बाद में आपने एसएससी का रास्ता कैसे अपनाया? सर एसएससी का सर सबसे पहले मैं मुखर्जी नगर आया था सर तैयारी करने के लिए अपनी। अच्छा। 2019 में सर मेरी 12th कंप्लीट हुई थी। तो सर जैसे ही मेरा कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन वगैरह हो गया, उसको सर मैं वहाँ से फाइनल करके मुखर्जी नगर आया। मैंने सर संत नगर में रूम लिया। अच्छा, यही हमारे पास नहीं। अच्छा। मैं सर वहाँ पे रहता था। और सर मैंने आपके यहाँ पे जो दीपक सर हैं सर, उनकी दीपा अकेडमी सर मैंने ज्वाइन की थी मुखर्जी नगर में जब चलती थी। सर तो मैंने 1.5 महीने तक लगभग वहाँ पर कोचिंग की थी। जैसे ही सर 1.5-2 महीने मेरे को वहाँ पर हुए, वैसे ही सर कोरोना आ गया था। अच्छा। कोरोना जैसे ही आ गया, मैं अपना बिस्तर बोरी पैक करके वापस ग्वालियर पहुँच गया। अच्छा। देन सर मैंने वहाँ पे देखा कि यूपीएससी में सर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इतना एनालिसिस करके, क्योंकि सर मैं जीएस ही पढ़ रहा था उस टाइम। तो जीएस को मैं देख के ये चीज समझ गया था कि यार मैं क्रैक कर लूंगा सर। मेरे को ये नहीं था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे को ये था मैं कर लूंगा, बट इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर 24 साल की एज में पहुंचा हूँ, तो हो सकता है मैं यूपीएससी 28-29 तक निकाल पाता। तो सर टाइम उतना था नहीं मेरे पास। मेरे को ये था कि यार मेरे को जल्दी कुछ करना है। तो उसकी वजह से सर मैंने सीडीएस की तरफ गया। मैं सर एसएससी की तरफ नहीं आया, तब भी सीडीएस की तरफ गया। वो लेफ्टिनेंट वगैरह के सर जब वहां पे फेल हुआ, देन सर मैंने एज अ बैकअप के तौर पे सर एसएससी के पेपर को देना चालू किया सर। ठीक है। तो एसएससी के पेपर में सबसे पहले किस पेपर के साथ आपने शुरुआत किया? मन में कौन सा पोस्ट ऐसा था जिसको लेकर के आप एकदम हो कि भाई ये प्राप्त करना है? सर वो पोस्ट तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही था सर। नहीं, ऐसा तो नहीं सीपीओ निकल गया तो दिल्ली पुलिस सब ना इंस्पेक्टर सर, देखो सर मैं डिफेंस वाले बैकग्राउंड से था सर, क्योंकि मैंने सीडीएस वगैरह की तैयारी की थी। तो सर उससे रिलेटेड अगर अपन कोई जॉब देखे ना एसएससी में कौन सी है, तो सर वो सीपीओ का ही पेपर है अकेला, जो तुम्हें वो वाला फील काफी हद तक दे सकता है। नहीं, एक्साइज इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है जिसमें यूनिफॉर्म है, प्रिवेंटिव की भी है जिसमें यूनिफॉर्म है। एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह सर इनकी यूनिफॉर्म है, बट सर इन पे मोस्टली जो काम है सर वो मिनिस्टीरियल एज तौर पे होता है। आप फील्ड में बहुत ही रेयर केसेस में जाते हैं। हाँ सर। आप अगर फील्ड वाली बात करते हैं तो फील्ड वाली तो फिर इनकम टैक्स हो गई, सीबीआई। हाँ इनकम टैक्स हो गई सर। तो सर इन्हीं जॉब्स को देख के सर मैंने कि सीपीओ के पेपर में सर, क्योंकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सारी चीजें, और मैं सर बीएसएफ कैंपस में ही रहता था,
ठीक है, क्योंकि बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल था मेरा। तो सर थोड़ा सा पावर वाली जो हाँ, चाहत है वो है वो कि थी थोड़ा सर। रहें, थोड़ा क्षेत्र में अपना दबदबा हो, यस सर। चीज़ें हो, बेहतर है। बेहतर है, अपना अच्छा चॉइस है सारी चीज़ों को लेकर के। तो अब फाइनली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आप बन चुके हैं। यस सर। लेकिन ये ऐसे सितारे आपके कंधे पे अभी नहीं चढ़े हैं, इसके पीछे की एक मेहनत बहुत बड़ी है। बहुत सर। और चूंकि हम अगर देखें सीपीयू के सिलेबस को, तो चाहे गणित हो, इंग्लिश हो, जीएस हो या फिर आपका रीजनिंग हो, इनका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो मेरे कुछ इसके सवाल हैं तैयारी के संबंधित कि आपने पढ़ाई कैसे की, क्या किया, क्योंकि इसके ऊपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के हैं कि वहाँ के हैं, कि किन से पढ़ा कि क्या पढ़ा। तो सारी बातें धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि पूरा जो ये तैयारी का, प्रिपरेशन का जो आपका टाइम है, ड्यूरेशन है, ये कितने समय का है? सर मैं 2019 में जब पास आउट हुआ, देन सर उसके 3-4 महीने हटा दो जब तक मैं कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद से सर मैंने अपनी तैयारी चालू की थी पर्टिकुलरली। तब से आपने तैयारी शुरू की? यस सर। और शुरू में जो तैयारी की आपने वो सीडीएस की, फिर उसके बाद कुछ महीने आपने यूपीएससी की, और तब जाकर के आप एसएससी की तरफ आए। तो सीडीएस की जो तैयारी है उसकी भी मदद थोड़ी आपको मिली है, यूपीएससी की तैयारी से आपको जीएस की मदद मिली है, और बाकी जो अपनी एसएससी की तैयारी है इसमें तो हुआ ही हुआ है। मतलब सब्र आपका बहुत बड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं कि आपकी पहली नौकरी, आप ऑलरेडी सीएचएसएल में ज्वाइनिंग करके नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो इस तैयारी में अगर हम सबसे पहले विषय मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की और कहाँ से की? सर मैंने मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली आपका जो स्पेशल वीओडी बैच है सर, वो मैंने परचेज किया था, और उसी से सर मैंने अपना पूरा मैथ्स का जो है सारा सिलेबस वहीं से कवर किया है सर। देन सर मेरा एक बार जब सिलेबस कवर हो गया, देन सर मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के मॉक देना चालू किए, लाइव मॉक्स भी दिए, बाकी सारी चीजें भी वो मैं वहां से कवर करते गया सर। फिर सर आप बीच में जब जैसे ही कोई भी पेपर आते थे, आपकी एक सीरीज आती थी करके 10 दिन 10 मैराथन, 20 दिन 20 मैराथन, तो सर मैं वो देख लेता था, उससे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती थी सर। तो सर इन 2-3 चीजों को सर सब्स्टिट्यूट करके मैंने अपना मैथ्स तैयार किया था सर। अच्छा, मतलब आप एक तरीके से वीओडी बैच से भी पढ़ रहे थे? यस सर। और यूट्यूब के जो मैं बीच बीच में मैराथन्स पे लेकर के आता था करते थे? क्योंकि सर वीओडी बैच हमारा पुराना था, हाँ, तो मेरे को नया कंटेंट भी चाहिए। अब नया कंटेंट अब उसको अपग्रेड कराऊंगा, उसमें पैसे लगेंगे तो सर उस वजह से सर यूट्यूब से उसको। लेकिन आज के बच्चे ये मानते नहीं, कहते अरे पढ़ने के बाद में तो बोल देते हैं बैच से पढ़े थे। आपके पास कोई प्रूफ है? सर प्रूफ सर मेरे फोन में प्रूफ है सर। हाँ, मैं आरजी विक्रमजीत ऐप से पढ़ा हूँ सर, इसका इनवॉइस आप देख सकते हैं। अच्छा, आपके एप्लीकेशन में है? हाँ जी फोन में ये सर एप्लीकेशन है स्टैटिक। एक बार थोड़ा आप खुद ही दिखा दीजिए, मुझे लगता है। माई कोर्स में ये आदित्य सर का वीओडी बैच है, और ये अभी अगर इस वीओडी बैच को कोई परचेस भी करेगा कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है, ये बहुत पहले का लिया हुआ। अच्छा, ये आपका सेकंड बैच है सर। ये वीओडी एक चीज और है, सबसे बड़ी बात है, मेरे कई सारे वीओडी हैं, वीओडी 1.0, वीओडी 2.0, वीओडी 3.0। तो ये जो है ये वीओडी 1.0 है, क्योंकि 2.0 जो था वो वीओडी प्लस लाइव था। यस सर। और जो 3.0 था तो यहाँ पर मतलब वो अलग था, उस समय के इंक्वायरी नंबर भी हमारे अलग हुआ करते थे। तो ये तब वाला बैच है आपका? यस सर। इसके टाइटल में भी है ना, मुझे लग रहा है ये बैच कब आया होता, बहुत पहले आया हुआ है ये, आई थिंक 2022 के करीब का है। 22-23 तभी तैयारी चालू की थी। उस तभी से जब तैयारी शुरू की, कैसे, किसने रिकमेंड किया था मैथ्स का आपको? सर मैथ्स का सर मैं दीवा एकेडमी में सर पढ़ता था यहाँ पर आके। 2019 में मैं जब मुखर्जी नगर आप ऑलरेडी जो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे सर हैं। यस सर। तो पहले आप उनके संपर्क में थे? सर मैं 12th पास आउट करके मुखर्जी नगर आया था, वहाँ पे सर मैं संत नगर में रहता था, तो मेरे साथ एक भैया रहते थे, लकी भैया। अच्छा। तो वो दीवा एकेडमी पे सर कोचिंग करते थे। मैं तो ये आया था कि मेरे को यूपीएससी की कोचिंग करनी है, और मैं विजन आईएएस, दृष्टि, ये वाली कोचिंग सर एक्सप्लोर भी कर रहा था। अच्छा। तो सर उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी कि यार अभी तुम नए नए आए हो यहाँ पे, तुम एडजस्ट भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उससे पहले तुम एक ऐसी कोचिंग में देख लो जहाँ पे तुम्हें थोड़ा पता पड़ जाए कि भाई ये माहौल है, ऐसा है, क्या है, सिलेबस क्या है पर्टिकुलरली, वो सारी चीजें। देन सर मैंने दीपक सर को ज्वाइन किया था सर। तो दीपक सर से सर 1-1.5 महीना पढ़ा था मैंने। वर्ल्ड ज्योग्राफी पर्टिकुलरली ऑफलाइन क्लासेस से कवर की थी। कैसा पढ़ाते हैं दीपक सर? दीपक सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं। बहुत शानदार। कैसा, मतलब उनका वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर कमांड कैसा है? सर उनका सारों के ही ऊपर कमांड अच्छा है, और वो जिस तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं सर, वो भी काफी इंटरेक्टिव लगा था मेरे को, जिस वजह से सर मैं सर्वाइव भी कर पाया 1.5 महीने मुखर्जी नगर में, अगर मैं सही बताऊं तो। चलिए, तो मैथ्स की बात करें तो वीओडी बैच की कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत खास है, जो आपको लगता है? क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये टॉपर्स का फेवरेट बैच है। मैं जब वीओडी बैच के बारे में अनाउंसमेंट करता हूँ, मैं बताता हूँ ये टॉपर्स का फेवरेट बैच है, इससे पढ़ करके काफ़ी लोग अलग अलग जगह पर सेलेक्ट हुए हैं। तो कौन ऐसी चीज़ है जिस वीओडी बैच की जो आपको रोक करके रखी और पूरा पढ़ने पर उसने मजबूर कर दिया? सर वीओडी सबसे अच्छी सर जो मेरे को चीज़ लगती है कि जैसे अपन कोई भी चैप्टर अगर एक उठा लें, जैसे सर मैंने परसेंटेज उठाया, तो वो सारी चीजें सर सिस्टमेटिकली अरेंज है कि सबसे पहले मैं मतलब एकदम बेसिक से जाऊंगा सर मैं, कि मेरे को फ्रैक्शन को परसेंटेज में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। जब मैं वो बेसिक वाली चीजें सीखूंगा तो सर वो मेरा बेस बनाएंगी किसी चैप्टर का,
और जब वो बेस अच्छा होगा सर, तभी अपन उसके ऊपर कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएं उसके, या मीडियम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी तो कवर कर पाएंगे सर। तो उसमें वो सारी चीजें सर एक तो वैसे लगी हुई हैं कि भाई एकदम धीमे धीमे अपन चल रहे हैं उसमें, सारी चीजों को पढ़ते हुए उतना ही पढ़ रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है, फालतू का पढ़ नहीं रहे हैं। सबसे अच्छी चीज वो है, जितने चैप्टर को जितनी क्लासेस चाहिए उतनी क्लासेस उसमें अवेलेबल है, अपन को उसको वहां से लेके चलना है। तो अपन सर उस हिसाब से चल रहे हैं, सारी चीजों को एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं। देन सर एकदम जहां पर रिक्वायर्ड है सीजीएल के मेंस वाले लेवल पर, वहां पर जाके अपन छोड़ रहे हैं कि भाई ये वाली चीज है, ये इतनी रिक्वायर्ड है अपन को अपने एग्जाम के लिए। और सर सीजीएल मेंस का लेवल सर इतना है कि उससे सारे एग्जाम ही एक तरीके से कवर हो जाते हैं सर, उस पेड़ के नीचे सारे एग्जाम आ जाते हैं सर। अपना सीडीएस हो गया, चाहे एफकैट हो गया, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो गया, तो सर वो सारे अपने वहां से कवर हो जाते हैं। तो सर वो चीज़ मेरे को सबसे शानदार लगती है सर बैच में। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस भी हैं जो डाउट ग्रुप में हैं तो बेनिफिशियल आपके लगते हैं। जब आपने बात की दीपक सर की, तो आपसे थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं, साथ पढ़ाते हैं, हमें पता है। दिवा अकेडमी की जब आपने बात की वहाँ पे, तो दिवा अकेडमी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, प्रिपरेशन करने के दौरान आपने अपने क्लासेस में क्या देखा, दीपक सर का पढ़ाने का क्या तरीका था, कैसे था? सर दीपक सर बहुत ही फन लविंग आदमी है जितना मेरे को लगता है सर। वो क्लास में मतलब माहौल बना के रखते थे एकदम कि यार कोई बंदा बोर भी ना हो, कोई अगर गलत जवाब भी दे रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि अरे यार मैंने तो गलत जवाब दे दिया, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तो वो वाली सर क्वालिटी उनमें मेरे को सबसे अच्छी लगती थी। प्लस वो एकदम क्रिस्प टू क्रिस्प पढ़ाते थे जितना रिक्वायर्ड है उन्होंने सर। और जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो पहले बताते थे कि भाई ये वाला टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, वो वाला टॉपिक सर अपन कवर करते थे, सारी चीजें उससे रिलेटेड। वो काफी अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी बताते थे, काफी उससे रिलेटेड वैसी चीजें भी बताते थे जिनको जान के में इंटरेस्ट आए सर। ठीक है, तो उस तरीके से सर वो पढ़ाते थे, वो चीज काफी अच्छी लगती सर दीपक सर की। बात करें रीजनिंग को लेकर के, तो रीजनिंग के अंदर में पैटर्न काफी बदला है, नए नए क्वेश्चंस भी आए वहां पे। तो रीजनिंग में आपका स्कोर क्या था और उसकी तैयारी आपने कैसे की? सर रीजनिंग का सर मेरा सीपीयू में भी 50 था। और सर ये जो अभी रिसेंट में सर मैंने सीजीएल का प्री दिया है सर, इसमें भी 50 था। अच्छा सर रीजनिंग वैसे जिसकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है सर, जैसे मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी तो रीजनिंग में उतना ही ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बट सर जो चीजों की मेरे को जरूरत पड़ी, जैसे कैलेंडर की मैंने क्लासेस देखी थी, तो सर वो विक्रमजीत सर की कैलेंडर की क्लास थी जिसमें वो ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, 144, 025, 036, 146। अच्छा हाँ, तो सर ये कैलेंडर की सर वो वाली क्लास थी। वो मैंने सर एक बार देखी थी। और सर ये जो बीच में सर स्टेटमेंट रीजनिंग वाली ये जो चीजें आने लगी थी सर मेंस में, एनालिटिकल क्वेश्चंस बोलते हैं सर, इनको सर मैंने थोड़ा विक्रमजीत सर से ही देखा था कि भाई इनको कैसे करके पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, वही चीज सर। मतलब जो विक्रमजीत सर कहते हैं कि रीजनिंग में 50 में 50 आएंगे, आए थे तो 50 में 50 आपके आए थे वहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रीजनिंग को लेकर के बच्चों को कुछ आप बताना चाहेंगे? सर रीजनिंग में बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि रीजनिंग को थोड़ा अपन हल्के में ले लेते हैं। अगर तुम मॉक दे रहे हो तो हाँ मॉक सफिशिएंट है, बट उसके अलावा एक दो सेक्शनल जैसे तुम बैठे हो तो दे लो, फ्री टाइम में बैठे हो तब दे लो। सर मैं क्या करता था, मैं कहीं जाता था तो या तो जीएस के ऐसे स्क्रॉल करके सेक्शनल मॉक देता रहता था, या सर मैं देखता था कि रीजनिंग में मैं बिना पेन उठाए कितने कर सकता हूँ। अच्छा। तो ऐसे देख वो करते रहता, तो वो सर उससे सिली मिस्टेक नहीं होती सर। ये जो वाटर इमेज वगैरह ऐसे क्वेश्चन हो गए तो सर वो करते रहते हैं, तो सिली मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। थोड़ा सा ये भी होता है कि रीजनिंग में जैसे जो नया टॉपिक आप लोगों का आया है वो सारे के सारे बढ़िया तरीके से आप यूट्यूब से एप्लीकेशंस अपने कवर करिए और सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश किया करिए। उससे स्पीड आपकी बढ़ती है और जो स्पीड बढ़ती है ना तो वो आपका समय बचाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अभी काफ़ी ज़्यादा एक सवाल आपके लिए घूम रहा है इंटरनेट के ऊपर में, और मैं काफ़ी सारी वीडियोस मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया को नहीं देखता, मैं बिल्कुल देखता हूँ। तो आपको लेकर के ये था कि एक बार जैसे आपका रिजल्ट आया था तो मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, और उसके बाद में एक संजीव सर हैं, आपकी बात उनसे भी हुई थी। तो बच्चों के बीच में ये रह जाता है कि नहीं ये जो है इन्होंने तो या तो पैसे ले लिए, या ये ऐसे हैं कि किसके स्टूडेंट हैं, RWA के हैं कि रैंकस गुरुकुल के हैं कि क्या है, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, आज के समय ये बच्चा नहीं जानता है कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा है, उसे ये लगता है अकेडमी वर्सेस अकेडमी ये चल रहा होता है। इसके ऊपर में आपका क्या कहना है, और आप बताइए सच्चाई कि आप कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े? सर मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ा हूँ, और सर मैं संजीव सर से पढ़ा हूँ। ठीक है, आपने मैथ्स यहाँ से पढ़ाई की है? इंग्लिश सर वहाँ से पढ़ाई, इंग्लिश आपने वहाँ से पढ़ाई की है? यस सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सर मैं जिस एरिया से आता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ सर, ऐसा नहीं है सर मेरे पे कॉल्स वगैरह नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट सर मैं आपको बताऊँ, मेरे पे सर खूब कॉल्स आए, बहुत प्लेटफॉर्म्स के कॉल आए, ग्वालियर वाले प्लेटफॉर्म्स के भी, दिल्ली वाले प्लेटफॉर्म्स के भी सर। बट सबसे पहली जो चीज मैंने की है, जब मेरा रिजल्ट आया है, सबसे पहले तो सर मैं रोने लगा था जैसे ही मैंने वो रैंक 3 देखी, मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ रहे थे और मैं पापा के गले लग गया था जाके। फिर सर मैंने सबसे पहले, क्योंकि सर दिवाली के लिए तैयार हो रखे थे हम लोग, देन सर वही मैसेज मैंने आपको डाला है, सेम टू सेम एग्जैक्ट मैसेज, सर मालिक की कृपा से मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 आया है सर, ये सेम मैसेज मैंने संजीव सर को डाला है, दोनों को एग्जैक्ट टाइमिंग पर डाला है।
संजीव सर का सर क्योंकि अभी एक्सीडेंट हुआ है तो सर उनका मतलब उनका नेट ऑफ था, मैंने उनको कॉल भी किया जब आपसे मेरी वीडियो कॉल पे बात हो गई, देन सर मैंने उनको कॉल भी किया बट उन्होंने कॉल नहीं उठा पाया सर, क्योंकि वो भी बीमार चल रहे हैं सर इस वजह से। तो सर देन सर अगले दिन सर मेरी संजीव सर से बात हुई तो सर वो भी काफी खुश थे मेरे रिजल्ट को लेके। तो ये और ये जो सर ये है कि कहाँ से पढ़े हो कहाँ से नहीं पढ़े हो, इस चीज से ज्यादा फोकस सर इस चीज पे करना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे से हम क्या सीख सकते हैं, मैं इस टीचर से पढ़ाऊं और मैं उस टीचर से पढ़ाऊं, इन दोनों टीचर से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊं सर, ये मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों से भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जो आप शब्द लिखते हैं ना वो बड़ा मज़ेदार होता है आपके लिए। सोशल मीडिया को चलाना, यूं सेकंडों में कमेंट कर देना, पल भर में यहाँ पर आप मोदी जी को तक गरिया देंगे, आप दुनिया में किसी को बोल देंगे, आप किसी की इज्जत ही नहीं करेंगे। वो बड़ी प्यारी सी एक शिक्षक की लाइन है कि आज के लोग जहाँ पर अपने मुखिया से लड़ने की औकात नहीं रखते हैं वो गांधी को गरियाते हैं। बस वही वाली बात है कि तैयारी आपकी कैसी है कैसी नहीं है आपको बेहतर तरीके से पता है। आप कोई टॉपर की वीडियो से सीख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आप करते क्या है वहाँ पे जाकर के ट्रोल आर्मी बन करके ट्रोल करना। क्या मिलता है आपको उससे? मंशा आपने ये रखी है कि मुझे उससे सीखना है, मंशा आपने ये रखी है कि वो मुझे क्या बता सकता है। उसका भी एक परिवार है, उसके भी मम्मी हैं, पापा हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। और सोचो जिसने जीवन में इतने साल लगा करके तैयारी की, अलग अलग किताबों पे रट्टा मारा, सारी चीज़ें इसने इतनी सफलताएं हासिल की, तब जा करके वो सफल मिलता है। तो कहाँ शुभकामना देने के बजाय आप उसको ट्रोल आर्मी बन करके ट्रोल कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने 2 प्रिय शिक्षकों को कॉल करता है और आप वहां ट्रोल आर्मी बन करके खेलते हैं टीचर 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 टीचर। एक सिंपल सी बात मेरा यहाँ पर ये कहना है कि क्या ज़रूरी है कि सारे के सारे टीचर एक ही प्लेटफॉर्म के हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग शिक्षकों से वो व्यक्ति पढ़ा, तो इसमें जाकर के उसको नेगेटिव बोलना कहाँ से है? किसने सिखाया आपको? आप लोग तो ऐसे नहीं थे। ये माहौल अब धीरे धीरे जो बनता चला जा रहा है, इसके शिकार आप भी होंगे और बहुत गंदा होंगे। कल के दिन आप में से किसी का रिजल्ट आएगा, आप में से किसी का रैंक आएगा, वो आकर के जब यहाँ पॉडकास्ट देगा और बाकी लोग भी सेम करेंगे ना, तो वो व्यक्ति समझ पाएगा कि इसका दर्द क्या होता है। आपके हर एक कमेंट को मेरा परिवार भी देखता है, इनका परिवार भी देखता है, सबका देखता है। और आप सोचिए कि आप कितनी मर्यादा में वो बातों को लिखते हैं। तो थोड़ा सा आगे से इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर में ज़्यादा चर्चा करना चाह नहीं रहा था, बट मैंने सेम ये चीज़ें देखी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। मतलब ये पहली बार मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरे इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 3 रैंक में कोई भी ऐसा रैंक नहीं है जो डिस्प्यूटेड है। रैंक 1 सिर्फ और सिर्फ रैंकस गुरुकुल आदित्य रंजन, रैंक 2 भी उसी तरीके से। आपने 2 शिक्षकों से पढ़ा, दोनों की बातें कही, बट बच्चे आज के समय इतने नासमझ हो चुके हैं, कोई भी आकर के यूट्यूब पर कुछ भी कह देता है, तुरंत उसके दिमाग पे चले जाना है, तुरंत उसकी बात को मान लेना है। वो 1% ये कंसिडर नहीं करते। मतलब आज को उनके जानने में ये मजा आता है किस टीचर से पढ़ा है, उनको ये मजा नहीं आता कैसे पढ़ा है। उनको फोकस क्या करना चाहिए, यार इसने कितने घंटे तैयारी की, इसने यहाँ पर जो है इंग्लिश को कैसे आसान बनाया, इसने मैथ्स को कैसे आसान बनाया, इसने कैलकुलेशन को बेहतर कैसे किया, कौन सी ऐसी इसकी टेक्निक थी जो हम अपना सकते हैं। आज के समय फोकस बच्चों का उस पर होना चाहिए। आज तो कोई इंटरव्यू इस बात के लिए देखता ही नहीं है, वो जानता कौन टीचर से पढ़ा। अरे मैं कहता हूँ कई ऐसे टीचर है, दीपक सर जैसे टीचर है जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। वो तो फेमस ही अच्छा नहीं पढ़ाते होते हैं सर, नहीं पढ़ाते, अंडररेटेड है। आप बताइए, बहुत बेहतर पढ़ाते लेकिन उस लेवल पर वो वायरल नहीं है, इसका मतलब वो टीचर नहीं है। कोई अगर 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, सिलेक्शन उसके भी स्टूडेंट्स का हो रहा है, कोई 5 लाख पढ़ा रहा है, सिलेक्शन उसके स्टूडेंट्स का भी हो रहा है। हर टीचर अपने आप में बेहतर है, हर किसी का कंटेंट अच्छा है। आप किसी पर भी विश्वास रख करके उससे पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ का और जवाब देना चाहूँगा कि हमारे लिए भी बच्चे कहते हैं आप तो रैंक 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 हल्ला कर रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिंपल सी बात है, 1 लाख बच्चे सीपीओ के मेंस में जाते हैं, 10,000 नौकरियां हैं, 10,000 सीटें हैं, तो जाहिर सी है ना कि 90,000 तो असफल होंगे। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सर मैं 2023 तक क्या था, मैं भी तो उसी कतार में ही था ना सर, कि मेरा नहीं निकला पेपर। तो 2022 में भी वही था, बट 24 में मैं यहाँ पर हूँ कि भाई मेरा निकला है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आके बैठा हूँ आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो उनके लिए ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो बैक टू बैक हम कंटेंट दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी दे रहे हैं, ऐप पर भी दे रहे हैं। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, लेकिन हमने पढ़ाना थोड़ी छोड़ दिया, हमने साथ थोड़ी छोड़ दिया। बच्चों को ये थोड़ी कहा 20 क्लास उठ के चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, किसी काम के नहीं हो। ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, 600 बच्चे में मानो 6 सेलेक्ट होते हैं, 594 नहीं होते हैं, तो 594 को भगा थोड़ी दिया जाता है। सही बात। बिठाया जाता है, पूछा जाता है आप क्या कारण था असफल हो गए, बैठ करके स्ट्रेटजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। पिछली बार का भी सीजल का जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले पोस्ट प्रेफरेंस जब होता है, वहां तक बैठ करके आदमी एक बात समझाए। कुछ बच्चों के हो गए, कुछ के नहीं हुए, फिर से आदमी पूरे साल लगा रहा, फिर से यहाँ पर पढ़ाता रहा, गाइड करता रहा, सारी चीज़ें करती रही, कोई बात नहीं, इस बार होगा। लेकिन ये तो तय है कि लाख बच्चे अगर मेंस तक जा रहे हैं तो 10,000 नौकरी है तो वही होगा, 90,000 नहीं होंगे। और वो मन की जो असंतुष्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आकर के यूट्यूब पर जाहिर होंगी। सर इस बार तो सर सीपीओ में लगभग 5300 वैकेंसी थी सर, फिर भी सर यूआर का कट ऑफ 303 गया है।
हाई कट ऑफ के ऊपर में क्या राय है आपकी? सर हाई कट ऑफ के सर थोड़ी तो एबनॉर्मलिटीज हैं रिजल्ट में, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि वो प्रशांत सर ने भी एक वीडियो डाला वो लड़की का कि उसको उसकी मनपसंद पोस्ट नहीं मिली, तो वो तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है उनको कि यार इसको तो मिलनी ही चाहिए थी, इसको क्यों नहीं मिली। प्लस सर कंपटीशन भी सर डे बाय डे बढ़ रहा है ऐसा, मतलब हाई कट ऑफ आप जो बात कर रहे हैं या मार्क्स के एनोमली को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी नजर में, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ से आई है? सर प्रॉब्लम सर है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है अभी। ये एडिक्विटी आई है सर जब से चीजें इस बार सर मैंने ये सुना था कि पिछली बार तक सीपीओ में क्या होता था कि मेडिकल होता था, मेडिकल वाली लिस्ट जो है वो सीएपीएफ जो है एसएससी को भेजती थी, देन एसएससी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करती थी अपनी साइट पे, देन रिजल्ट को बनाती थी। इस बार क्या हुआ है सर, सीएपीएफ ने हमारी आंखों के सामने मेरे को बिठा के मेरी पोस्ट वोस्ट ये है वो सारी पुटअप की है और देन उनको सबमिट किया है। अच्छा, हाँ, तो वो आधा काम तो सीएपीएफ नहीं कर दिया है, एसएससी को सिर्फ रिजल्ट निकालना है। और सर रिजल्ट भी सर ये अभी हमारा इतनी जल्दी इस वजह से आया मेरे को लगता है क्योंकि 24 तारीख को अभी रोजगार मेला शेड्यूल्ड है, ठीक है, तो इस वजह से सर मुझे लग रहा है यहाँ पर कि बस रोजगार मेला के पहले कि रिजल्ट देना है, कैसे रिजल्ट निकालो और दे दो, यहाँ पर किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग करवा करके खत्म करो कि कोई कोर्ट केस का चक्कर ही ना रहे और बस फटाफट हो जाए। और सर इस वाले सीपीओ पे तो वैसे ही बहुत विवाद हुए हैं सर, ऐसे 20 महीने के बाद ये पूरी प्रक्रिया लग गई है, पूरा 20 महीना हो गया इसमें तो, ठीक है। इस बार एसएससी के पेपर में ऐसा हो भी रहा है, मैं देख रहा हूँ कई ऐसे पेपर देखे मैंने हाल फिलहाल में कि बस उनकी एसएससी वालों की ये जल्दी है कि यार जल्दी ज्वाइनिंग दे दो, जल्दी ज्वाइनिंग दे दो, कोर्ट केस नहीं आना चाहिए, कोर्ट में मामला चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। सीजल 24 में सेम कहानी, वो फटाफट ज्वाइनिंग यहाँ पे। अब इसके आड़ में कुछ दिक्कतें आ भी नहीं है तो उसको वही कह रहे हैं कि मतलब घुन जो है वो आटे में ही पिस जाता है, वही सर, ठीक है। तो खैर छोड़िए इस सारी चीज़ों को लेकर के, आप ये बताइए कि आपने जो तैयारी की वो पर डे आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? सर ये मैंने कभी नहीं किया सर पर डे। सर मेरी क्या आदत थी, मैं अपनी तैयारी में सर 2 डायरीज बनाता था, 2 डायरी सर बनाता था। एक डायरी वो है कि जहां पर मेरे को जो भी चीज लगी कि सर जैसे ये वाला फॉर्मूला है, मान लो सर 2 फॉर्मूले हैं, मेरे को a+b के होल स्क्वायर का पता है, a³ + b³ का नहीं पता, तो मैं a³ + b³ वाले को नोट कर लेता था। एक डायरी मेरी ये हो गई। एक डायरी सर मेरी शेड्यूल वाली होती थी, मैं डेली रात को लिखता था उसमें कि भाई मेरे को सुबह ये चीजें करनी है, एंड देन चीजें होती आती थी, मैं टिक मारता जाता कि हाँ भाई चीजें हो गई हैं। अब सर वो भले ही 2 घंटे में हो जाए या 6 घंटे में हो जाए, मान लो अगर एक दिन में बिजी हो गया, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया, तो वो चीजें मैं नेक्स्ट सेम डे उसी पे डेट स्लैश करके अगले वाले दिन की डेट डाल देता कि भाई अगले दिन ये वाले काम करने हैं। सर तैयारी में बस ये नहीं कभी किया कि सैटरडे संडे ये सब कभी नहीं देखा कि भाई आज सैटरडे है, आज संडे है, ये है वो है। डेली का सर एक रूटीन होता था, उसको फॉलो करते थे, क्योंकि सर काम वाम बीच में आ ही जाते हैं, दोस्त आ गए तो आ ही गए, अब उनको मना वो नहीं कर सकते, 4-5 आए हैं वो घर पे आ जाएंगे तो मैं लेके चले जाएंगे। तो इससे बढ़िया है वो सैटरडे संडे देखने से बजाय ऐसा सोचो कि यार महीने में 2-3 दिन तो ऐसे आएंगे जब हमारा मन नहीं करेगा बिल्कुल ही, और कोई घर का काम आ गया, दोस्त आ गए, कोई स्कूल का काम आ गया, कॉलेज का काम आ गया, वो तो सर आएगा ही। तो सर अपना इसी तरीके से सर मैंने जो है प्रिपरेशन को किया। ठीक है, कभी अप्स भी आए, कभी डाउन भी आए, कभी ज़्यादा भी पढ़ा, कभी कम भी पढ़ा, लेकिन पढ़ाई करते रहे, कंसिस्टेंट रहे, और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस वाली चीज़ आपने मानी और उसको पूरा भी किया। पूरे तैयारी के दौरान में आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं लगभग? सर मॉक टेस्ट सर मैंने लगभग 400-500 से तो ज्यादा दिए ही होंगे सर, मतलब अगर मैं अपने पूरे 6 सालों के अंदर ये सर मैं रफ एग्जाम 19 से लेकर के 25 की अगर हम बात करें तो अलग अलग एग्जाम्स की, सीडीएस की, एसएससी की मिला करके सर 20-25 तो रियल पेपर ही दे दिए सर। 20-25 तो एग्जाम्स ही हो गए आपके, ही हो गए। जितने लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं उतने तो एग्जाम ही हो गए, तो एग्जाम दे दिया आपने वहां पे, तो ये भी हो सकता है, सही बात है। और 10-10 मॉक टेस्ट भी पर पेपर पे लगा लो तो भी 250 का तो यही बन गया, तो इतना तो बनता ही है। और सर जब मेंस आता है या प्री आता है तब तो अपन डेली मॉक देते हैं, एक दिन में 2-2 मॉक देते हैं प्री में, तो सर तो इतने तो सर हो गए। बच्चों को क्या एडवाइस करोगे, 400 मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? तुम्हारा सिलेबस 60% 70% हो जाए, जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उनका जितना अच्छे से एनालिसिस करोगे तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि मॉक्स में सबसे ज्यादा मॉक्स जिस चीज के लिए जरूरी हैं वो है हमारी गलतियां हमें बताने के लिए कि भाई हमारी ये गलतियां हैं। अब एक तो तरीका है कि उन गलतियों को तुमने देख के छोड़ दिया, एक तरीका है कि भाई उन सर जैसे मैं नोट कर लेता था, मैंने आपको बताया डायरी में, मैं वो गलती को नोट कर लेता था कि भाई मेरी ये गलती है, मैं डेली सुबह उठता था उस डायरी को एक बार देखता था, वो डायरी जब वो अगली बार वो वाला क्वेश्चन आएगा मेरा सही हो जाएगा, मेरे को पता है क्योंकि मैं डेली देख रहा हूँ उसको कि मैं ये गलत करता था। सर ये है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है तैयारी में, मैं मतलब अगर वाइंड अप करूँ सारी चीजों को लेकर के, तो पूरी तैयारी में, ये पूरी जर्नी में 4-5 ऐसी चीजें जिसके कारण आप असफल हुए और वो बच्चे सीख करके जो है उन असफलताओं को दूर कर पाए? कहते हैं कि दूसरों की गलतियां अगर पता चल जाए तो अपनी गलती करने की उम्र कम हो जाती है और इंसान को सक्सेस और कामयाबी जल्दी मिल जाती है। तो कौन ऐसी चीज़ें जो आप एडवाइस हमारे चैंपियंस को देना चाहेंगे कि वो ये गलती ना करें? सर सबसे पहले गलतियों से स्टार्ट करो। सर सबसे पहली गलती मैं बताऊंगा, तुम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसको क्लियर रखो। जैसे मेरे केस पे क्लियर नहीं था सर, मैंने आपको बताया, मैं सीडीएस भी दे रहा था, एसएससी भी दे रहा था। तुम एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी को रखो कि भाई मेरे को सीजीएल के लिए पढ़ना है, और सीजीएल के लिए पढ़ना है तो सीजीएल के लिए ही पढ़ना है। बाकी सर मैंने आईबीएसईआई का भी पेपर निकाला है, बट वो पेपर के लिए मैं अलग से नहीं पढ़ा, वो मैंने सीजीएल का पढ़ा। एक बार पढ़ो, स्पेशल पढ़ो। जैसे मैं